हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ठीक है, आइए हम लोग सब कोई मिलके मेहनत करते हैं। आइए इसी मोटिवेशन के साथ आपका स्वागत है फोकस ऑन करियर क्लासेस में। रोज की तरह आज भी हम लोग मैथ का सेट नंबर 33 देखेंगे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू और ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 का लसक ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, आज से पिछले दिन हम आपको बताए थे इसी टाइप का क्वेश्चन को मसक ज्ञात करने के लिए आज लसक बताते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है एक टर्म ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, और एक दिया हुआ है ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 दिया हुआ है। चलिए देखिए, सबसे पहले मसक याद करने के लिए या लसक याद करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना रहता है, इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का सब कोई का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको इतना दो टर्म में हम फैक्टर कर दिए। ठीक है, चलिए अगर हम देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म पे हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको भी दो फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखाएगा और लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। टोटल झमेला बस यहीं तक था, यहाँ तक अगर आपको करने आ गया तो एलसीएम निकालने आ गया। देखिए एलसीएम बराबर होता है कि दोनों टर्मों में से पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए और बाकी जो बच जाता है उसको लिख दीजिए, दैट इज कॉल्ड कोची एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ से अगर देखिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी कि तो यहाँ पर क्या है ए प्लस बी है और यहाँ पर भी क्या है ए प्लस बी, तो हम ए प्लस बी यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। तो चलिए हम दोनों को फिर जो बाकी बच गया उसको लिख देते हैं, तो इसको में से तो इसको निकाल लिए तो यहाँ बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ए प्लस बी तो लिख दिए हैं तो बचेगा यहाँ क्या, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, यही ना बच जाएगा। अब देखिए इसी टर्म को हम क्या किए थे, इतना टर्म को यही हम लिखे थे, तो हम लिख सकते हैं इस टर्म को पूरा क्या लिख देंगे, टोटल फिर वही लिख देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, एक टर्म हो गया, एक हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ए माइनस बी, यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग सीख लिए एलसीएम निकालने के लिए। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से पहला का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी वस्तु को 25% लाभ पर तथा 37.5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 1250 रुपये है। तो अगर इस वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होता है कितना होता है, 100% होता है। बार बार हम क्वेश्चन में आपको बताते हैं, पहले भी बताएं आज भी बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक कि अगर इसको 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो यानी 100 का था तो कितना हो गया 125%, और बोल रहा है दूसरा का बात कि इसको 37.5% हानि पर बेचा जाता है, तो 100 में से अगर 37.5 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 62.5%, और यही दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1250 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको बोल रहा है क्वेश्चन में कि 12.5% लाभ कमाने के लिए सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, यही ज्ञात करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम बोल सकते हैं कि 125 में से अगर 62.5 को अगर हटा देंगे तो हम लिख सकते हैं कि 125 में से 62.5 को अगर हटा देंगे तो कितना लिख देंगे 1250, यानी कि बोल सकते हैं कि 125 में से 62.5 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 62.5% का वैल्यू क्या हो जाएगा
1250 रुपया। तो 1% का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, इसको से अगर इसको कट कीजिएगा तो कितना बार में, 20 बार में कटेगा। ठीक है, तो 100% बराबर 2000। अब देखिए जा करके 100% का वैल्यू हम 2000 निकाल लिए, यानी कि कह सकते हैं कि जो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 2000 था। अब इसको 12% लाभ कमाना है, 12.5%। तो हम क्या करेंगे, 2000 का 100% तो पहले था, तो 12.5% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5% बटा 100। इसी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ से देखिए, अगर 2 जीरो से अगर 2 जीरो कट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर करते हैं तो 2250 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि वस्तु को 2250 रुपये में बेचेंगे तो 12.5% हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और यही हमको ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा था, जो कि दूसरा का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए है से 15 दिन में किसी काम को करता है, ए है से 15 दिन में काम करता है। ठीक है, और बोल रहा है कि ए और बी का जो बात कहा है, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि बी जो है से ए से 25% अधिक क्या है, कुशल है। ठीक है, तो ये 25% अधिक कुशल है, यानी कि 100 है तो ये कितना है, 125 है। और यही हमारा क्या है, क्षमता है। इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, इफिशियंसी मतलब क्षमता। ठीक है, अगर यहाँ से देखिए तो 25 चौके 100 और 25 पचे 125, यानी कि 4:5 जो है तो इन लोग का कार्य करने का क्षमता का अनुपात हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम का अनुपात अपोजिट होता है, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए कि ए है से किसी काम को, इसी काम को 15 दिन में करता है, यानी ए का वैल्यू कितना है, 15 है। तो बताइए कि 5x बराबर 15, तो 4x बराबर यानी कि 4 12 दिन हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी है से किसी काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। यहाँ से हम ये फाइंड कर लिए। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन लोग दोनों ने मिल करके 4 दिन काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल काम कितना हो जाएगा। अगर टोटल काम अगर करें तो 60 हो जाएगा। तो बताइए कि ए है से एक दिन में कितना काम करेगा, 4, और बी है से कितना एक दिन में करेगा, 5। इन लोग को 4 दिन करवाना है। तो एक दिन में दोनों मिल करके ए प्लस बी मिल करके कितना काम करेंगे, 5 4 9। और इन लोग को 4 दिन करा देना है, तो 9 चौके 36 काम। ठीक है, यानी कि 36 काम को ए और बी मिल करके तो कर देते हैं, तो बचा कितना, 24 काम को। और यही 24 काम को सी जो है 24 काम को 24 काम को सी जो है से कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। ठीक है, तो सी जब 24 काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में काम कितना करेगा, एक दिन में सी जो है से कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो अब बताइए कि एक दिन में ए है से 4 काम कर रहा था, बी है से 5 काम कर रहा था, और हम यहां से बोल सकते हैं कि सी है से कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब बताइए कि यही काम को, ये जो 60 काम है, ये जो टोटल काम 60 है, इसको तीनों मिल करके कितना दिन में करेंगे। तो टोटल अगर मिले तो टोटल काम 60 हो गया, और तीनों को मिला दीजिए, 4 5 9 3 12, यानी कि 12 बचे 60 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा, 60 दिन हमारा क्या हो जाएगा, 5 दिन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 3 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन था, लेकिन क्या दिक्कत है, हम थोड़ा सा स्लो से सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कम से कम पकड़ेंगे। और जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ते हैं तब तक क्वेश्चन को आप जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेट तक बनाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर बार बार बनाइए और टाइम को कम कीजिए और जाकर के एग्जाम में बनाइए। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समूह में 125 विद्यार्थी का औसत आयु जो है से 16.2 वर्ष है, ठीक है। 40% विद्यार्थी लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। लड़कों का औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है, तो लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल जो स्टूडेंट दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है से 125 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन लोगों का जो औसत जो दिया हुआ है, औसत आयु कितना 16.2, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि कुल कितना हो जाएगा, अगर 125 गुना अगर 16.2 कर दें तो कितना हो जाएगा 2025 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए यहाँ बॉयज की बात कर रहे हैं और यहाँ गर्ल का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्यार्थी में लड़के 40% है, ठीक है। 40%, तो ये सिंपल सी बात होगा कि कितना 60% हो जाएगा। अब बताइए कि 40% लड़का है तो कितना 125 का अगर 40% अगर निकालते हैं तो 10% 12.5, तो 10% बराबर 12.5, तो अगर 40% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 स्टूडेंट हो जाएंगे। और अगर लड़की का अगर संख्या बोला जाए तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बोलते हैं कि जो लड़का का जो औसत आयु जो है तो लड़की के औसत आयु से 20% अधिक है, तो यानी ये 120 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि इतना है। तो हम इसको कट करेंगे 20 25 100 और 20 छक 20 से, ठीक है। इसको हम टर्म में लिख ले रहे हैं x के टर्म में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए कि 50 लड़का का औसत आयु 6x है और 75 लड़की का औसत आयु जो है तो कितना 5x है, और टोटल जो स्टूडेंट का औसत आयु जो है तो 16.2 वर्ष है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको क्या बॉयज का औसत आयु निकल जाएगा। चलिए यहाँ से आगे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि लड़का का कुल आयु, तो हम क्या लिख सकते हैं 50 गुना 6x प्लस लड़की का कुल आयु यानी कि 75 गुना 5x बराबर में कितना, और पूरे स्टूडेंट का कुल आयु तो कितना हो जाएगा 2025 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग करते हैं फाइंड तो बताइए 5 6 का 30, 300x प्लस इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25 का 5 हाथ में 2 7 5 35 2 37 375 x इक्वल टू कितना 2025, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे तो कितना 3 दूना 6 यानी कि 675 x बराबर कितना आ गया 2025। तो बताइए कि x का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि बॉयज का जो औसत आयु जो हो जाएगा, औसत ये था ना, तो यहाँ से कितना 6x है तो 6 गुना कितना लिख देंगे 3, यानी कि बॉयज का जो औसत आयु था वो कितना हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि x और y का माध्य जो है से 400 है तथा x और y का जो अनुपात है वो 3:7 है, तो y माइनस x का मान याद कीजिए। देखिए x और y का जो अनुपात दिया हुआ है ना 3:7 दिया हुआ है, और यही दोनों का जो माध्य है वो कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं x के टर्म में लिख दीजिए, तो 3x प्लस 7x माध्य की बात कर रहा है तो क्या वो संख्या है 2 से भाग देंगे, कितना इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। तो 3x और 7x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 800, यानी कि बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो आ गया हमारा 80 आ गया। यानी कि कह सकते हैं कि x जो होगा कितना 240 और y कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। अब यही y माइनस x ज्ञात करना है, तो बताइए कि 560 में से अगर हम 240 अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 में से 0 2 3 कितना 320 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कि 5 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। छह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि 3 9 का तृतीय समानुपात p है तो 6 p और 4 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत क्या होता है कि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि तृतीय समानुपात को हम कहाँ पे लिखें और चतुर्थ समानुपात में अगर हमको ज्ञात करना है तो उसका टर्म को हम कहाँ लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 और 9 का जो तृतीय समानुपात जो दिया हुआ है वो p दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिएगा
3:9 समानुपात 9 तृतीय समानुपात पूछ रहा है, तो बीच वाला टर्म को 2 बार लिख देते हैं। यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे, p बराबर, तो बीच वाला टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और किनारे वाला से भाग दे देते हैं, तो हम 9 × 9/3 लिख देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 हमारा p का वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6p और 4 का चतुर्थ समानुपात याद कीजिए। 6p और 4 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 6:p समानुपात कितना 4, और मान लीजिए कि ये x है चतुर्थ समानुपात। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग अगर पुट करें तो 6:p का वैल्यू कितना है, अभी तुरंत निकाले हैं 27 पुट कर देंगे, और समानुपात 4:x लिख देंगे। अब बताइए कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इस टर्म से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कि 27 × 4/6, देखिए 3 दूना 6 और 3 9 27, 2 दूना 4, यानी कि जो चतुर्थ समानुपात आ गया वो कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संख्याओं का जो महत्तम समाप्त वर्तक जो है वो क्या है 15 है। ठीक है, यदि वे संख्या का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है तो बताइए कि वो संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 और HCF जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 15। देखिए, ठीक है, अगर संख्या ज्ञात करना है तो अगर HCF जो आया होगा वो क्या आया होगा, यही तीनों संख्या से कॉमन संख्या होकर के आया होगा, यानी तीनों में से कॉमन पार्ट आकर के बाहर निकला होगा 15। यानी कि अगर वो संख्या को पुनः हमको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 15 इकाई 15 और 15 दूना 30 और 15 तिया 45, यानी कि बोल सकते हैं कि 15, 30 और 45 हमारा यही क्या रहा होगा, संख्या रहा होगा, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया हुआ था 15 दिया हुआ था, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोई नाव जो है 30 किलोमीटर दूरी को विपरीत दिशा में 3 घंटा में तय करता है और धारा की दिशा में इसी दूरी को 1 घंटा में पूरा करता है, तो शांत जल में 60 किलोमीटर दूरी को कितना समय में पूरा करेगा। देखिए धारा को दिशा को ऐसे डोनेट करते हैं और धारा के विपरीत दिशा को ऐसे, तो बोल रहा है कि 30 किलोमीटर दूरी को कितना 3 घंटा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 10 किलोमीटर पर घंटा क्या आया, धारा के विपरीत दिशा में इसका क्या हो गया स्पीड आ गया। और यहाँ जो बोल रहा है कि इसी 30 किलोमीटर को धारा की दिशा में 1 घंटा में पार जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से धारा की दिशा में 30 किलोमीटर पर घंटा आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि शांत जल में 60 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब बताइए कि शांत जल में इसका स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बराबर क्या लिखते हैं, इधर से जो स्पीड हुआ और इधर से जो स्पीड हुआ ये दोनों को जोड़ करके हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, और यही धारा की अगर दिशा ज्ञात करना रहता तो दोनों में से क्या करते हैं यहाँ घटा देते हैं और 2 से भाग देते हैं तो धारा का दिशा आ जाता है। तो हम यहाँ पे शांत जल में लिख सकते हैं, शांत जल में स्पीड बराबर स्पीड यही हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, इधर से जा रहा है 30 के स्पीड से, उधर से आ रहा है 10 के स्पीड से, तो 30 + 10/2 यानी कि 40 बटा अगर 2 करेंगे तो 20 किलोमीटर पर घंटा क्या हो जाएगा शांत जल में स्पीड हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस जो तय करना है वो 60 किलोमीटर तय करना है, कितना के स्पीड से 20 के स्पीड से, तो 20 से हम भाग दे देंगे कितना 3 घंटा में क्या हो जाएगा 3 घंटा हमारा यही आंसर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि शांत जल में जो नाव है वो 60 किलोमीटर दूरी को 20 के स्पीड से 3 घंटा में तय करेगा, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। नौ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए
तो शेषफल क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या था, उसको कितना से भाग दिया जा रहा है, 624 से, तो हमारा शेषफल कितना ज्ञात हो रहा है, शेषफल 53 बच रहा है। तो मान लीजिए कि उसी संख्या को, इसी x को हम अगर 16 से अगर विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, यही ज्ञात करना है। तो देखिए इस x को हमको पता नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि जब पता नहीं रहता है तो इसमें हम भाग दे देते हैं, यानी कि 53 बटा डायरेक्ट हम 16 कर देंगे और जो हमारा शेष आ जाएगा यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 16 दूना 32, 16 × 48, 48 और 5 कितना हो जाता है 53, यानी कि 5 हमारा क्या हो जाएगा, शेष आ जाएगा, जो कि 9 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2/3 और 3/4 के मस तथा 5/6 और 7/8 के लसा का लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप से है, देखिएगा क्वेश्चन है तो कुछ भी हो सकता है। देखिए 2/3 और 3/4 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, और 5/6 और 7/8 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। और ये दोनों को निकाल करके, ये दोनों को निकालने के बाद जो आएगा उसी को क्या निकाल देना है, LCM निकाल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए आपको हम बताए थे पिछले दिन कि क्या, अगर HCF निकालने के लिए बोल रहा है तो ऊपर वाला संख्या को क्या निकाल देते हैं, HCF, बाकी जो बच गया उसको LCM निकाल दीजिए। ठीक है, तो 2 और 3 में से अगर HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे वाला दोनों संख्या का अगर LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी कि इसका HCF कितना आ गया, 1/12। ठीक है, 1/12। और यहाँ कहेंगे कि अगर LCM निकालने के लिए कह रहा है तो बताइए ऊपर वाला संख्या को LCM निकाल देंगे, तो LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा। और इसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, जो बच गया उसको HCF निकाल दीजिए। ठीक है, यानी कि 6 और 7 का जब HCF निकालिएगा तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो LCM आ जाएगा 35/2 आ जाएगा। ठीक है, और यही दोनों संख्या को हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM अगर निकालना है तो 1 और 35 का अगर LCM निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और बाकी जो बच गया उसका HCF निकाल दीजिए, तो 12 और 6 का क्या हो जाएगा, 12/6 का अगर HCF निकालेंगे तो कितना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 निकल जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये संख्या और ये संख्या का जो हमारा जो आ जाएगा का LCM जो कितना आ जाएगा, 35/2 आ जाएगा, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2x = 4y + 1 है, और 3y = 3x-9 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y + 1 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है कि 3 के पावर y = 3 के पावर x-9। तो बताना है कि x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को देखिए, अगर यहाँ पे देखिए बेस है से क्या है, इक्वल नहीं है, तो बेस पहले बराबर करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x = 2 to the power 2 × y + 1। ठीक है, यहाँ देखिए बेस जब बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2y + 2। अगर यहाँ लिखते हैं तो इसको अगर इधर हम ले आते हैं तो कितना, x - 2y = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको सिखला रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग में बता रहे हैं। ठीक है, आगे फिर आप लोग कर लीजिएगा आसानी से और आगे हो भी जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या लिख देंगे, देखिए बेस बराबर है तो y बराबर x - क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि इस y को इधर, इस 9 को अगर इधर ले आते हैं तो 9 बराबर x - y, यानी कि x - y का जो वैल्यू हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन 2 है, तो इन लोग को सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करते हैं, देखिए x - 2y = क्या करते हैं, 2, और x - y = 9 है। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। देखिए अगर इस इक्वेशन में से अगर इस इक्वेशन को अगर घटा दें हम तो क्या हो जाएगा, देखिए x कट जाएगा। देखिए यहाँ कर दिए तो साइन चेंज होता है, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, और -2y में अगर y दे देंगे तो क्या हो जाएगा, -y। ठीक है, और माइनस अगर 9 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो -7, यानी कि बोल सकते हैं कि y का जो वैल्यू आ गया वो हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। जब y का वैल्यू 7 आ गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y का वैल्यू अगर 7 आ गया तो हम यहाँ से लिख देंगे कि x -
7 इज इक्वल टू कितना 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 7 16, यानी कि कह सकते हैं कि x और y का जो वैल्यू आ जाएगा 16 और कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉन्ग में बताएं, यहाँ पर आप देखते के साथ आप इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा और इक्वेशन फाइंड कर लेने के बाद आप तुरंत x और y का आंसर ज्ञात कर लीजिएगा, तो टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 16 और 7, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक घन दिया हुआ है, घन ऐसा ही होता है, चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसका जो प्रत्येक भुजा है सो 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद है 6a स्क्वायर होता है। देखिए 6 भुजा स्क्वायर यानी कि कितना 2 गुना 2, यानी कि बोल सकते हैं 6 चौका 24 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि x + 2y इज इक्वल टू 19 है और x टू द पावर 3 प्लस 8y क्यूब इज इक्वल टू 361 है, तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि x + 2y इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है और दिया हुआ है कि x क्यूब प्लस 8y क्यूब इज इक्वल टू 361 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू वाट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसको बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए कि x का क्यूब, और अगर इसको अगर क्यूब में लिखते हैं तो हम लिख देंगे 2y का पावर क्यूब इज इक्वल टू कितना 361 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के टर्म पे अगर तोड़ते हैं हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x प्लस 2y और यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और क्या लिख देंगे 4y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि b का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 361। अब बताइए कि x प्लस 2y का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे पता है 19 दिया हुआ है, तो चलिए 19 अगर लिख देंगे। अगर इस 19 से अगर इसको अगर काट दें तो कितना आ जाएगा 19, और इसी टर्म का हमारा जो वैल्यू आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से 19 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 71 का पावर 83 प्लस 73 का पावर अगर 83 हो तो 36 से अगर विभाजित किया जाए, ये दोनों को अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए 71 का पावर 83 प्लस 73 का पावर 83 बटा अगर 36 से तो शेष ज्ञात करना है। देखिए इसको बनाएंगे, अगर 36 से अगर इस 71 में अगर भाग लगाएंगे तो अगर 71 के जगह पर अगर 72 होता तो 2 बार में हमारा कट जाता, लेकिन यहाँ पर कम कितना रहा है, 1 कम रहा है, तो कम रहा है इसलिए -1 से डिनोट करेंगे क्योंकि 1 घट रहा है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए कि अगर 36 से अगर यहाँ पे 73 है तो 2 बार में तो कट जाएगा, यानी शेष कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब बताइए कि जब इस शेषफल अगर ऐसे अगर बचता है तो इसको कंसीडर करेंगे कि -1 का पावर कितना 83 और +1 का पावर कितना 83। अब देखिए -1 का अगर पावर 83 कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और +1 का अगर पावर 83 तो +1 आ जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है 0, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा जो आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो शेष हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी के
दो कोनों एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का आंतरिक द्विभाजकों के बीच का जो कोण है से 125 डिग्री है, तो एंगल ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है। बोल रहा है कि एंगल बी और सी को एक विभाजक लाइन खींचा हुआ है, तो चलिए मान लीजिए कि इसको ऐसा खींच देते हैं। ठीक है, और यही जो हमारा एंगल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। चलो इसको वो कह दे रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एंगल ए जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस अगर थ्योरम अगर पढ़े होंगे तो थ्योरम में क्या होता है कि इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा कि एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, अगर थ्योरम पढ़े होंगे तो आप ये जो एंगल जो होता है ना, से 90 में इस एंगल का आधा करके अगर जोड़ देते हैं तो इसके बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 125 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 125 डिग्री प्लस 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो बताइए कि अगर यहाँ से अगर घटाते हैं 125 में से अगर 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 बराबर एंगल ए बाई 2, यानी कि एंगल ए का वैल्यू जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु पी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित है। स्पर्श रेखा पी ए और पी बी क्रमशः ए और बी पर वृत्त से मिलती है। यदि एंगल ए पी बी बराबर अगर 80 डिग्री है तो एंगल ओ ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई एक वृत्त है। ठीक है, इसका जो बाह्य टर्म में जो दिया हुआ है एक पी कोई बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, पी बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो एक स्पर्श रेखा है वो ए और बी मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्पर्श रेखा अगर हम मिलाते हैं, स्पर्श रेखा मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, यही स्पर्श रेखा मिल गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसको ऐसे मिल रहा है, कहाँ पे, ए और बी टर्म में मिल रहा है। ठीक है, ए और बी पॉइंट पे मिल रहा है स्पर्श रेखा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए पी बी जो है, ए पी बी वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए कि ऐसे अगर इसको अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारा एंगल थीटा बन जाएगा, यह भी हमारा एंगल थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब बताना है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ओ ए बी यानी कि ओ ए बी, इसी का क्या करना है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये सामने सामने कोण का योग कितना होगा बताइए, 180 होगा। ठीक है, सम्मुख भुजा क्या होता है, सम्मुख कोण जो होता है उसका योग 180 होता है। ठीक है, तो बताइए ये अगर 80 है तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि ये जो हमारा जो ये जो लाइन हुआ और ये लाइन हुआ, देखिए तो त्रिज्या है, अगर त्रिज्या आपस में बराबर होगा तो इसके सामने का ए कोण और इसके सामने का ए कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि ये हमारा अगर x होगा तो ये भी हमारा x हो जाएगा, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिख देंगे कि 100 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो x अगर जोड़ेंगे तो 2x बराबर यहाँ कितना बचेगा, 80, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा कितना, 40 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा जो एंगल होगा वो 40 डिग्री हो जाएगा और ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, जो कि हमारा आंसर जो हो जाएगा सो 40 डिग्री हो जाएगा, जो कि 16 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस
कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, सबको याद करना होगा वैल्यू √3/2, तो स्क्वायर कर दिए। कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2। 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, ठीक है, तो √3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस अगर यहाँ पे कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए अगर √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस, अगर यहाँ करें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 3 दूना क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं 3/8, और 6 में से अगर 4 घटा देंगे क्या हो जाएगा 2, और इसी को लिख देंगे 8 दूना 16 और 3 19/8 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 108 गुना 108 गुना 108 माइनस 92 गुना 92 गुना 92, ठीक है, डिवाइडेड बाय 108 गुना 108 और दिया हुआ है प्लस 92 गुना 92 और प्लस 108 गुना 92। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, अगर आप इसको अगर कैलकुलेट करने लगेगा तो पता चलेगा कि बहुत टाइम लग गया। ठीक है, तो देखिए अगर इस 108 को अगर हम ए मानते हैं, अगर इस 92 को अगर बी मानते हैं, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, और क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी लिखेंगे। देखिए अगर यहाँ से अगर इस टर्म को अगर कट कर दें तो बचेगा क्या मेरा ए माइनस बी निकल जाएगा, ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 108 है और 92, 108 में से अगर 92 को अगर हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि स्मार्ट तरीका से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का जो अनुपात है 3:2 है तथा उनके उम्रों का जो गुणनफल है 150 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व ए का आयु क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तथा इनको उम्रों का जो गुणनफल दिया हुआ है वो 150 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। तो इसको हम x के टर्म में अगर लिख लें तो इन लोग दोनों का उम्र का गुणनफल क्या हो जाएगा 3x गुना 2x, इसी का वैल्यू कितना है 150, यानी कि लिख देंगे कि 3 दूना 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 150। अगर 6 से अगर 150 को काट कीजिएगा तो 25 बार में, यानी कि x स्क्वायर बराबर 25, तो x का जो वैल्यू आ गया वो हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि a का 4 वर्ष पहले पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर x बराबर 5 आ गया तो a का ये कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 15 वर्ष में से 4 वर्ष घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11 वर्ष आंसर हो जाएगा, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आज का लास्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बराबर लंबाई के 2 ट्रेन एक ही दिशा में एक दूसरे को 1 मिनट में तथा विपरीत दिशा में 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ट्रेन का जो लंबाई है मान लीजिए कि x है। ठीक है, दोनों ट्रेन बराबर है, इसलिए ट्रेन 1 का लंबाई और ट्रेन 2 का लंबाई हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ही दिशा में जब जाते हैं, यानी कि क्या एक ही दिशा में जाते हैं, ए भी इधर जा रहा है ए भी इधर जा रहा है। ठीक है, अगर इसका स्पीड अगर x1 मान ले और x2 अगर मान ले तो एक ही दिशा में अगर जाएगा तो बोल रहा है कि 1 मिनट का
समय लेता है और विपरीत दिशा में 10 सेकंड का, यानी कि बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेन का लंबाई का योग कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स बटा एक ही दिशा में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो s1 माइनस s2 बराबर कितना, 1 मिनट दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं कितना, 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2x बराबर s1 माइनस s2 इज इक्वल टू कितना, 60, 2 से कितना बार में, 30 बार में कट जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि s1 माइनस s2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं तिरछा तिरछे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं कि x बराबर s1 माइनस s2 इंटू कितना 30 लिख देंगे। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा का टर्म में क्या बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के तरफ से आते हैं तो कितना 2x बराबर दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि s1 प्लस s2 बराबर कितना 10 सेकेंड। तो हम बोल देंगे कि 10 s1 प्लस s2 इज इक्वल टू कितना 2x। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि बोल सकते हैं कि 5 s1 प्लस s2 इज इक्वल टू कितना x। अब देखिए यहीं से देखने वाली बात है, देखिए यहाँ वेरिएबल का संख्या कितना है, वेरिएबल बोले तो चर। ठीक है, यहाँ देखिए x है, s1 है, s2 है, यहाँ पे भी क्या है s1 है, s2 है और x है। ठीक है, और इक्वेशन का संख्या कितना है 2 है। अब वैल्यू कितना निकालना है, 3 निकालना है। तो देखिए जब भी इक्वेशन 2 हो और वैल्यू 3 निकालना है तो इसको कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर 2 टर्म का अगर वैल्यू निकालना है, अगर एक्स वाई का अगर वैल्यू निकालना है सपोज, तो 2 इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 का अगर वैल्यू निकालना है, 3 टर्म का वैल्यू निकालना है तो वहाँ पे 3 इक्वेशन होना जरूरी है। और यहाँ पे 3 इक्वेशन नहीं है, 2 ही इक्वेशन है और 3 टर्म 3 चर है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आज का हमारा जो सेट नंबर जो 33 है वो समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे एक नया सेट के साथ और उसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।